प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में एस्केरिस के अंतर्गत फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले फीमेल में पाए जाने वाले रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के नाम हम जान लेते हैं। फीमेल में सबसे पहला जो जनन अंग पाया जाता है उसे हम अंडाशय कहते हैं। दूसरा जनन अंग कहलाता है अंडवाहिनी, तीसरा गर्भाशय, चौथा योनि और पांचवा भक। अगर इस डायग्राम को आप देखें तो इस डायग्राम में आपको ये सभी जनन अंग प्रदर्शित किए गए हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ये धागे रूपी संरचना अंडवाहिनी है आपकी। इससे पहले ये शुरुआत पे अंडाशय है, योनि है, भग है। तो ये सभी पार्ट्स जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं फीमेल एस्केरिस के, एक एक करके हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्य जनन अंग, जिसको हम अंडाशय कहते हैं, ओवरी कहते हैं। देखिए, फीमेल एस्केरिस में 2 अंडाशय पाए जाते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि फीमेल में जो आपके अंडाशय होते हैं वो संख्या में कितने पाए जाते हैं? 2 पाए जाते हैं। इसलिए हम इसे द्वि अंडाशयी कहते हैं। अगर आप मेल एस्केरिस की बात करें तो वहां पे वृषण जो है संख्या में 1 पाया जाता है, लेकिन यहाँ फीमेल में जो अंडाशय हैं वो संख्या में 2 पाए जाते हैं, इसलिए हम इसको द्वि अंडाशयी कहते हैं। अंडाशय जो है वो शरीर के लगभग 2/3 पश्च भाग में फैले हुए रहते हैं। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये जो आपकी पिंक रंग की जो ये आपको संरचना दिखाई दे रही है धागे जैसी, ये अंडाशय। एक अंडाशय आपको ये दिखाई दे रहा है और दूसरा अंडाशय ये खुला हुआ नहीं है। आप देखिए, ये जो पीले रंग का गर्भाशय है अंदर, इसके चारों ओर ये कुंडलित अवस्था में आपको एक पिंक रंग का धागा और दिखाई दे रहा है। तो ये दूसरा अंडाशय। एक अंडाशय तो खोल के यहाँ दिखाया गया चित्र में, लेकिन जो दूसरा अंडाशय है वो यहाँ गर्भाशय के चारों ओर लिपटा हुआ दिखाया गया है। तो यहाँ अंडाशय आपको 2 दिखाई दे रहे हैं और ये 2/3 पश्च भाग में फैले हुए रहते हैं। ये संरचना में कैसा है? तो देखिए, जैसे वृषण होता है वैसे ही अंडाशय भी यहाँ होता है। धागे के समान है, पतला है, लंबा है, नालाकार है और कुंडलित है, कॉइल्ड है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये धागे के समान लंबा पतला तो है, थ्रेड लाइक तो है ही है, साथ ही साथ में कॉइल्ड है, कुंडलित है। आप देख रहे हैं ये पूरा कुंडलित है। जैसे वृषण था बिल्कुल वैसे ही अंडाशय भी कुंडलित होता है। इसकी जो भित्ति है वो घनाकार कोशिकाओं से बनी एक स्तरीय एपिथेलियम होती है। अगर आप इस अंडाशय की अनुप्रस्थ काट देखें, टीएस देखें, तो आप देखिए ये टीएस अंडाशय की, तो आप देखेंगे कि इसकी जो भित्ति है, जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये किसकी बनी होती है? घनाकार कोशिकाओं की बनी होती है। और ये एपिथेलियम जो है, जो स्तर है, इसको हम नाम देते हैं जनन एपिथेलियम या जर्मिनल एपिथेलियम। तो ये ध्यान रखना है कि जो अंडाशय है, अगर हम उसके अनुप्रस्थ काट काटें तो आप देखेंगे कि उसकी जो सतह है, बाहरी सतह जो है, जो भित्ति है, वो किसकी बनी है? घनाकार कोशिकाओं की बनी हुई है, घन के आकार की कोशिकाओं की बनी हुई है। और इसको हम क्या कहते हैं? जनन एपिथेलियम कहते हैं। प्रत्येक जो अंडाशय होता है वो अपने दूरस्थ सिरे पर एक अंडवाहिनी में खुलता है। आप देखेंगे कि अंडाशय का अंतिम जो सिरा है वो तो बंद है, आप देखिए बंद है, और इसका जो दूरस्थ सिरा होगा वो बाद में किसमें खुलता है? अंडवाहिनी में। आप देखिए ये अंडाशय है और बाद में कहां पे खुल गया है? ये अंडवाहिनी में खुल जाता है। तो एक सिरा अंडाशय का बंद होगा और दूसरा सिरा किससे जुड़ा हुआ होगा? आपका अंडवाहिनी से जुड़ा हुआ होगा। इसके अलावा अंडाशय में कुछ और महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। देखिए, अंडाशय को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। प्रारंभिक भाग जनन क्षेत्र कहलाता है और उसके बाद का क्षेत्र वृद्धि क्षेत्र कहलाता है। अंडाशय, अगर मैं आपको अलग से डायग्राम बना के दिखाऊं तो आप ये कह सकते हैं, मान लीजिए ये आपका अंडाशय है, तो इस अंडाशय में प्रारंभिक जो भाग है, ये वाला भाग कहलाता है जनन क्षेत्र, और अंतिम जो भाग होगा वो कहलाता है आपका क्या? वृद्धि क्षेत्र। जो जनन क्षेत्र है, उस जनन क्षेत्र की एक बड़ी शीर्षस्थ कोशिका मुकुलन द्वारा अंड जनन कोशिकाओं का निर्माण करती है। आपने वृषण में भी देखा था कि वृषण में भी सारी कोशिकाएं शुक्रजन कोशिकाओं का निर्माण नहीं करती, केवल एक बड़ी कोशिका मुकुलन के द्वारा शुक्रजन कोशिकाओं का निर्माण करती थी वृषण में। वैसे ही यहाँ फीमेल में भी, मादा में भी, जो अंडाशय का जनन क्षेत्र है उसकी एक बड़ी कोशिका, यहाँ पे जो शीर्ष में एक बड़ी कोशिका होगी अंडाशय में,
वो मुकुलन के द्वारा अंडजन कोशिकाओं का निर्माण करेगी। ये महत्वपूर्ण चीज है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है कि देखिए जो जनन क्षेत्र में, जैसे मैंने आपसे कहा अभी, जनन क्षेत्र में क्या होगा कि एक जो बड़ी कोशिका है वो अंडजन कोशिकाओं का निर्माण करेगी। अब उसके बाद अंडाशय का दूसरा भाग क्या है, वृद्धि क्षेत्र। वृद्धि क्षेत्र में क्या होता है, oogenesis की क्रिया होती है, अंड जनन की क्रिया होती है, व अंडजन जो है परिपक्व होते हैं। तो शीर्षस्थ कोशिका के मुकुलन से अंडजन कोशिकाएं बनती हैं। इन कोशिकाओं को लेकर के फिर वृद्धि क्षेत्र में क्या होता है, अंड जनन की क्रिया होती है और जिससे अंडजन बनते हैं या अंडजन परिपक्व होते हैं। अंडाशय के मध्य में एक रेकिस या अक्षीय दंड पाया जाता है। जैसे मैंने आपको वृषण में भी बताया था, उसी प्रकार से अगर आप अंडाशय की टीएस को देखें, अनुप्रस्थ काट को देखें, तो आप देखिए बीच में आपको ये संरचना दिखाई दे रही है। ये एक रेकिस है, एक छड़ के आकार की संरचना है जो अंडाशय की गुहा के बिल्कुल बीच में पाई जाती है। और इस छड़ के चारों ओर अनेक अंडजन कोशिकाएं जो हैं व्यवस्थित रहती हैं। समझ बात आ गई? तो मैंने आपसे कहा अभी कि अंडाशय के शीर्ष भाग में एक बड़ी कोशिका से मुकुलन द्वारा अंडजन कोशिकाओं का निर्माण होगा। वृद्धि क्षेत्र में अंडजनन की क्रिया होगी, अंडजन क्या होंगे, परिपक्व होंगे। और उसके बाद एक महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताई कि अंडाशय के गुहा के बिल्कुल बीच में एक छड़ या रेकिस पाई जाती है जिसको हम अक्षीय दंड कहते हैं। आपको डायग्राम में यहां दिखाई दे रहा है। और इसी अक्षीय रेकिस के चारों ओर जो हैं ये अंडजन कोशिकाएं पाई जाती हैं। यहां से मुक्त होने के बाद, अंडाशय से मुक्त होने के बाद ये अंडाशय के पश्च भाग तक पहुंचती हैं और द्वितीयक अंड में बदल जाती हैं। ये ध्यान रखिएगा, अंडाशय में अंडजन कोशिकाओं का निर्माण हुआ, यहां से ये वृद्धि कोशिकाओं से होती हुई, परिपक्व होती हुई अंडाशय के अंतिम भाग में पहुंची और वहां पहुंचते पहुंचते ये किसमें कन्वर्ट हो गई, द्वितीयक अंड में कन्वर्ट हो गई। अंत में अब ये जो द्वितीयक अंडक बना अंडाशय के अंतिम भाग में, वो अंडवाहिनी में चला जाता है। तो इस अंडाशय से जो भी द्वितीयक अंडक बने वो अब किस में चले जाते हैं, अंडवाहिनी में चले जाते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे जनन अंग की जिसको हम अंडवाहिनी या ओविडक्ट कहते हैं। देखिए चूंकि अंडाशय दो हैं तो स्वाभाविक सी बात है अंडवाहिनी भी दो होंगी। एक अंडवाहिनी इधर की ओर के अंडाशय में और एक अंडवाहिनी इधर की ओर अंडाशय में होंगी। तो अंडवाहिनी संख्या में दो होंगी। जितना मोटा अंडाशय होता है, जितना मोटा अंडाशय की नली है, उतनी ही मोटी जो है अंडवाहिनी भी होती है। ये जो अंडवाहिनी है ये एक और किससे जुड़ी होती है, अंडाशय से, और दूसरी ओर किससे जुड़ी होती है, गर्भाशय से। ये आप देखिए, ये जो पीले रंग के दाने जैसी संरचना वाला हिस्सा दिख रहा है ये आपका गर्भाशय, एक गर्भाशय ये है और एक गर्भाशय ये है। तो ये जो अंडवाहिनी है, ये अंडवाहिनी एक ओर तो किससे जुड़ी हुई है, अंडाशय से, और दूसरी ओर किससे जुड़ी हुई है, देखिए आप, गर्भाशय से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कि अंडवाहिनी संख्या में दो होंगी, अंडाशय के समान संरचना है, एक ओर ये अंडाशय से जुड़ी है तो दूसरी ओर किससे जुड़ी हुई है, गर्भाशय से जुड़ी हुई है। ये जो अंडवाहिनी है बिल्कुल संरचना में अगर हम देखें तो अंडाशय के समान है, लेकिन सिर्फ एक अंतर होगा। जैसा मैंने आपको वृषण के केस में भी बताया था, वैसे ही यहां पे भी एक अंतर होगा कि अंडवाहिनी में अक्षीय सूत्र या अक्षीय दंड नहीं पाया जाता। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपको बताया था अभी, मान लीजिए ये आपका अंडाशय है, तो अंडाशय की ये जो गुहा है इसके बीच में इस प्रकार से एक रेकिस पाया जाएगा, एक अक्षीय दंड पाया जाएगा। ठीक है, और इस अक्षीय दंड के चारों ओर जो है आपके अंडजन कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसी का ये डायग्राम मैंने आपको यहाँ पे ये दिखाया है अनुप्रस्थ काट में। ठीक है, लेकिन जो अंडवाहिनी होगी, अंडवाहिनी में ये जो आप रेकिस देख रहे हैं, ये जो डंडा जैसा, छड़ जैसा संरचना देख रहे हैं, ये यहाँ अंडवाहिनी में नहीं पाया जाता। ये आपको पता होना चाहिए। यही मेन अंतर है अंडाशय और अंडवाहिनी का। अब हम बात करते हैं अगले जनन भाग की जिसको हम कहते हैं गर्भाशय। देखिए गर्भाशय भी यहां संख्या में दो ही होंगे। जैसे अंडाशय दो हैं, अंडवाहिनी दो हैं, तो गर्भाशय भी संख्या में दो ही होंगे। और ये एक मोटी, लंबी और सीधी नलिका है। आप डायग्राम में देखिए, एक ये संरचना जो दिख रही है आपको पीले रंग की, और एक ये जो संरचना दिखाई दे रही है, ये दोनों गर्भाशय हैं आपके। ठीक है, और गर्भाशय अगर आप देखो तो अंडाशय और अंडवाहिनी की तुलना में काफी मोटी नली है। दूसरा, ये कुंडलित नहीं है, बिल्कुल क्या है, सीधी है और लंबी नलिका है। और
अगर आप इस गर्भाशय की अनुप्रस्थ काट काट कर देखें, आप इस डायग्राम में देखिए, अनुप्रस्थ काट देखें, तो आप ये देखेंगे कि इसकी जो भित्ति है, जो इसकी बाहरी लेयर है, वो ग्रंथिल और पेशीय होती है। वो कैसी होती है? ग्रंथिल और पेशीय। ये पेशियां दिखाई गई है यहाँ पे, तो ये ग्रंथिल और पेशीय होती है, जिस कारण से इस भाग में संकुचनशीलता पाई जाती है। ये सिकुड़न मतलब फैलना सिकुड़ने का लक्षण गर्भाशय की पेशियों में पाया जाता है। तो गर्भाशय संख्या में 2 होंगे। कैसी ये नली है? ये लंबी है, मोटी है और सीधी नली है, कुंडलित नहीं है। साथ ही साथ इसकी भित्ति जो होती है वो ग्रंथिल और पेशीय होती है, जिस कारण से इसमें संकुचनशीलता पाई जाती है। इस भाग में अंडे जो होते हैं वो संचित रहते हैं। आप डायग्राम में देखें तो ये जो पीले रंग के दाने दिखाए गए हैं, ये क्या हैं? ये अंडे हैं। ये परिपक्व अंडे हैं जो गर्भाशय में संचित हैं, स्टोर हैं। इस डायग्राम में भी अगर आप देखें तो ये सब आपको अंडे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो अंडाशय से जो अंडे बने वो अंडवाहिनी में गए, अंडवाहिनी से कहाँ आ गए? इस गर्भाशय में आ गए, और इस गर्भाशय में ये अंडे क्या हो गए? संचित हो गए। ये पीले रंग की जो संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, ये सब आपको अंडे ही दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात करेंगे योनि, या जिसको हम वेजाइना कहते हैं। देखिए, शरीर के पश्च भाग में दोनों ओर के जो गर्भाशय हैं वो मिल करके एक छोटी संकरी नलिका बनाते हैं। आप यहां पे देखिए, एक गर्भाशय ये आया और एक गर्भाशय आया, और यहां पे इस भाग में ये दोनों गर्भाशय क्या हो गए? आपके जुड़ गए। अगर मैं आपको अलग से डायग्राम में दिखाऊं तो आप इस प्रकार से समझिए। मान लीजिए ये गर्भाशय आपका, ये आपका एक गर्भाशय आया, ठीक है। एक गर्भाशय आपका ये आया और एक गर्भाशय आपका ये आया, ठीक हो गया। तो ये दोनों गर्भाशय जहां पे इस प्रकार से जुड़ जाएंगे, आप देखिए ये वाला जो हिस्सा है, इसमें क्या हुआ? दोनों गर्भाशय, इधर का गर्भाशय और इधर का गर्भाशय, दोनों गर्भाशय क्या हुआ? यहाँ पे जुड़ गए। तो इस हिस्से को हम क्या कहते हैं? योनि, या सामान्य भाषा में आपसे कहूं, वह स्थान जहां पे दोनों गर्भाशय जुड़ जाते हैं उसको हम योनि कहते हैं। तो ये देखिए आप, ये वाला स्थान जहां पे दोनों गर्भाशय जुड़ गए, एक छोटी सी कक्ष रूपी संरचना है जिसको हम योनि कहते हैं। ये काफी संकुचनशील होती है, कॉन्ट्रेक्टाइल होती है, और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक ऐसा कक्ष है जहां पे दोनों गर्भाशय एक हो गए। इसकी जो दीवारें हैं, इसकी दीवारें भी गर्भाशय के समान पेशीय होती हैं। साथ ही साथ इसमें क्यूटिकल का एक आवरण भी होता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि योनि संकुचनशील तो होती ही है, लेकिन इसमें क्यूटिकल का एक आवरण भी पाया जाता है। क्यूटिकल मतलब उपचर्म, उपचर्म का एक आवरण भी इसकी दीवार के अंदर पाया जाता है। और अब अंतिम भाग है आपका भग, या जिसको हम वल्वा कहते हैं। देखिए, योनि एक नन्ही दरार के रूप में शरीर के बाहर खुलती है। आप देख रहे हैं ये जो योनि है, ये यहीं पे फीमेल एस्केरिस में यहाँ पे एक दरार के रूप में शरीर के बाहर खुलती है। अधर मध्य भाग में होता है छिद्र, तो ये बाहर खुलती है, और इसी दरार रूपी छिद्र को हम नाम देते हैं भग या मादा जनन छिद्र, फीमेल जेनाइटल पोर। तो ये ध्यान रखना है कि योनि जिस दरार रूपी छिद्र के द्वारा शरीर से बाहर खुलती है उसको हम क्या कहते हैं? मादा जनन छिद्र या फीमेल जेनाइटल पोर, या सामान्य भाषा में हम इसको भग या वल्वा के नाम से भी जानते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको फीमेल एस्केरिस के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बताया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपकी समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, कमेंट करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।